हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु रमन और मैं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी इस चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो इन दिस लेक्चर सीरीज टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ना। तो ये एक्चुअली इम्पीचमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इम्पीचमेंट क्या होता है। तो इम्पीचमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस। स्पेशली जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आप लोगों ने सुना होगा, इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट आपने सुना होगा ना। तो ये होता है इम्पीचमेंट। देखिए क्या कहता है, इम्पीचमेंट रेफर्स टू एक्ट ऑफ चैलेंजिंग द लेजिटिमेसी और moral standing of something. It is a process that involves stripping an individual of all authority and responsibilities associated with their role. मतलब कि उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज हैं वो सारी उससे ले ली जाती हैं। वो अब उस अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। अब इम्पीचमेंट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हमको ये समझना होगा कि क्या तरीके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाउ मेनी प्रोसीजर्स आर देयर दैट कैन बी एक्चुअली चूजन फॉर द, या कह सकते हैं कि अंडर दैट प्रोविजंस या अंडर दैट प्रोसीजर्स द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बेसिकली, या ही लीव्स हिज पोस्ट। तो पहली चीज तो बाय नेचर है कि इफ अ प्रेसिडेंट डाइज तो दैट्स वेरी नेचुरल थिंग कि अगर मर जाता है या डेथ हो जाती है किसी भी प्रेसिडेंट की तो ये अपने आप से पोस्ट रिमूव हो जाए, अरे पोस्ट जो है वैकेंट हो जाएगी। तो ये पहला रीजन है जो जिसकी वजह से जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट खत्म हो सकता है। दूसरा चीज है जो है रिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये रिजिग्नेशन के बारे में कहाँ प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 56 का क्लाज 1 का सब क्लाज ए और 56 का सब क्लाज 2 में प्रोवाइडेड है अबाउट द रिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ना, कि प्रेसिडेंट अपने पद से त्यागपत्र यदि दे देता है तो भी उसका पद वैकेंट हो जाएगा ना। तीसरी चीज हमने देखी अपना जो जो आज हम लोग का टॉपिक है डिस्कशन करने का, द इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना। जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए इम्पीच किया जाता है, उसको हम लोग महाभियोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये महाभियोग के द्वारा भी जो है हम लोग प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट बेसिकली कर सकते हैं। फिर उसके बाद द फोर्थ वन इज दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वाइड ना। ये आर्टिकल 71 में प्रोवाइडेड है कि जब भी चैलेंज किया जाता है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन पर्टिकुलर इज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वाइड, तो वो हो जाएगा, फिर उस समय भी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी। दीज ऑल फोर आर दी मेन, हम कह सकते हैं कि प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसमें जो हमारे प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पीचमेंट प्रोसेस, या जो मेन प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इम्पीचमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस का सबसे अच्छा ग्राउंड, सबसे मेन जो ग्राउंड है, कौन से ग्राउंड पे एक्चुअल में प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसके पोस्ट पे, तो ये हमारा प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 56 सब क्लास 1 के बी में। क्या है कि प्रेसिडेंट में बी may for the violation of the constitution be removed from the office by impeachment in the manner provided in article 61 ना। ये है बेयर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 56 सब क्लास 1 बी ना। तो इसमें आप लोगों ने देख रहे होंगे कि आप लोग कि हमने इसमें वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट कर रखा है। तो दिस इज द ओनली वन रीजन, केवल यही एकमात्र एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन में जब एलएलएम या जुडिशरी का एंट्रेंस का एग्जाम आप लोग देते होंगे ऑब्जेक्टिव स्पेशली,
तो उस एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, या नेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ग्राउंड दैट इज स्पेशली चूजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ना। तो उसमें एक दो ऑप्शन कंफ्यूजन होता है, एक वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है और दूसरा रहता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और या बोथ ऑफ देम कह देगा ना। तो अब इसको हम लोग रटे कैसे या समझे कैसे, कैसे याद करें कि क्या प्रेसिडेंट का ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को एक्चुअली रिमूव किया जाएगा, और दूसरा वाला जो ग्राउंड हमने बताया प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये एक्चुअल में ग्राउंड है रिमूवर का, किसका, सुप्रीम कोर्ट जजेस का ना। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ना। ये एक्चुअल में क्या है, किस मतलब कौन से ग्राउंड पे किसको एक्चुअल में रिमूव किया जाएगा। तो आप लोग प्रेसिडेंट के लिए तो देख ही पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव करेंगे अंडर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी किसके लिए है, तो ये एक्चुअल में है उनके लिए, हमारे ऑनरेबल जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए। तो इसमें कंफ्यूजन हमको क्या होता है कि हम कभी कभी प्रूव्ड मिसबिहेवियर वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और ऑनरेबल जजेस के लिए हम चूज कर लेते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हमको कैसे समझना है, कैसे हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो जस्ट एक लाइन में आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या ऑनरेबल जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, चूंकि इनका अपॉइंटमेंट इनका इसीलिए ही होता है कि दे आर एट द ड्यूटी टू स्पेशली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का आगे अगर आज के समय में कोई रक्षक है, उसको इंटरप्रेट करने वाला कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग जान रहे हैं हाई कोर्ट भी है ना। तो जब कोई भी व्यक्ति जिसको संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो व्यक्ति वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है। तो जब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं कर सकता है, तो कभी भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं करेंगे, ये ऑप्शन कभी नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रेसिडेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल उस ग्राउंड से होता है, और उसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली फिक्स तो है नहीं कि आपका पीएचडी क्वालिफिकेशन होना चाहिए या वेल एजुकेटेड होना चाहिए, क्या चीज़ें। तो प्रेसिडेंट हो सकता है कि ही कैन अप टू सम एक्सटेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द जजेस ऑफ द कोर्ट कैन नॉट एक्चुअली वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है। तो ये देखिए हमारा बेयर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 61 है, क्या कहता है इसको एक बार हम लोग बेयर प्रोविजन पढ़ लेते हैं। तो मार्जिनल नोट करता है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सी प्रक्रिया का फॉलो किया जाएगा इम्पीचमेंट के लिए। सब क्लास 1 क्या कह रहा है, व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कभी प्रेसिडेंट को संविधान के उल्लंघन के लिए इम्पीच किया जाना होगा, महाभियोग लगाया जाना होगा, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ना। वो जो चार्ज होगा वो किसी भी हाउस के द्वारा इनिशिएट कर किया जा सकता है, मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई भी हाउस चाहे तो स्टार्ट कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस, अब यहाँ पे एक क्लॉज लग गया कि जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी 2A वाली, तब तक जो है वो चार्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। क्या है शर्त है, द प्रपोजल टू प्रिफर सच चार्ज इज कंटेन्ड इन अ रिजोल्यूशन which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total number of the members of the house has given their intention to move the resolution। जब तक कि उस हाउस के जिस हाउस ने उनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लाना चाहा है, उस मान लीजिए राज्यसभा के हाउस ने चाहा अगर कि हम रिमूव करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो जो 245 उनका मेंबर्स हैं, उन 245 के 1/4
अगर उस रिजोल्यूशन पे साइन करके उसको पास करेंगे और उनको 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि टू बी हर्ड ना, क्या एक्चुअल में उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है, इसके लिए जो है एक 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। और उसके बाद उस नोटिस के बाद क्लॉज बी पढ़िए, सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नोटिस जो दे रहे हैं उसमें 1/4 लोग साइन करेंगे, ठीक है। डिफरेंस आप लोग समझिएगा, जो नोटिस दी जा रही है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट के लिए कि आपको रिमूव किए जाने वाला है, किया जाना है, उस नोटिस में 1/4 लोग साइन करेंगे। बट जो एक्चुअल में जो रिजोल्यूशन पास किया जाना है फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, उस रिजोल्यूशन में कितने लोग साइन करेंगे? 2/3, 2/3 ना, 2/3 लोग कम से कम उसको साइन करेंगे। और उसके बाद साइन करने के बाद उसको भेज दिया जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक। अब तीसरा क्लास पढ़िए, वन अ चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब ऐसा चार्ज चाहे लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रेफर कर लिया गया है, इनिशिएट कर दिया गया है, द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज और कॉज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसका मतलब कि वो या तो दूसरा हाउस, जैसे लोकसभा ने इनिशिएट किया और राज्यसभा में भेज दिया तो राज्यसभा की ड्यूटी, और राज्यसभा ने इनिशिएट किया लोकसभा में भेज दिया तो लोकसभा की ड्यूटी। क्या ड्यूटी है कि दैट अदर हाउस विल एक्चुअली इन्वेस्टिगेट द मैटर ना, किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को एक्चुअल में जो रिमूव किया जाना है उस मैटर को रिमूव इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और चाहे तो वो हाउस खुद उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हायर कर सकती है ना, लिखा है ना, और कॉज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी या तो उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। एंड द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा अगेंस्ट प्रेसिडेंट फॉर हिज रिमूवल, तो प्रेसिडेंट इज हैविंग द राइट टू स्टैंड बिफोर द कमिटी दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड टेक प्ली फॉर हिज, जो भी उनका बचाव है उसके खिलाफ वो उसके लिए वो अपनी बातें रख सकते हैं ना। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, रीजन टू बी पर्सन टू बी हर्ड, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड ना, ऑडियल्ट्रम पार्ट। तो अब हम लोगों ने ये क्लॉज 3 पढ़ लिया। अब क्लॉज 4 एक्चुअल में क्या करता है, ये फाइनल बात करता है कि इफ अ रिजोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, मतलब जिस हाउस ने उस चार्ज का इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली कराया या खुद से किया, उस हाउस को क्या करना है, उस हाउस के द्वारा अगर ये पास कर दिया जाता है रिजोल्यूशन कि यस ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान को भंग किया है, संविधान का वायलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो ऐसी दशा में वो रिजोल्यूशन जैसे ही पास किया जाएगा दूसरे हाउस के द्वारा, वैसे ही प्रेसिडेंट अपने पद से पदमुक्त हो जाएंगे, उनका पद खाली हो जाएगा ना। देखिए क्या लिखा है, डिक्लेयरिंग दैट द चार्ज प्रेफर्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट हैज बीन सस्टेन्ड, सच रिजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस एज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच रिजोल्यूशन इज सो पास्ड। और उस दिन जिस दिन वो रिजोल्यूशन एक्चुअली पास किया जाएगा उसी दिन से प्रेसिडेंट अपने पद से रिमूव हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया बेयर प्रोविजन। बेयर प्रोविजन के बाद अब हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, एक हम चार टाइप का बना के आप लोगों के लिए रखे हैं। देखिए क्या है, पहला सबसे पहले इनिशिएशन होगी, कैसे, द चार्ज प्रेफर्ड बाई आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस जो है चार्ज को इनिशिएट कर सकता है। 14 डेज नोटिस साइंड बाई 1/4 ऑफ द मेंबर्स, 14 दिन की नोटिस दी जाएगी और 1/4 मेंबर साइन करेंगे उस नोटिस पे। फिर जो रिजोल्यूशन होगा उसको 2/3 लोग पास करेंगे और वो जो हाउस एक्चुअली इनिशिएट करेगा उसके 2/3 बहुमत से। फिर उसके बाद और वो क्या करेगा, कंडक्टेड बाय द अदर हाउस, प्रेसिडेंट्स राइट टू इन्वेस्टिगेशन कहाँ से किया जाएगा, बाय अदर हाउस, और
प्रेसिडेंट्स राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट, प्रेसिडेंट का अधिकार होगा उस इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और अपनी बातें रख सके। फिर फाइनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज फाउंड दैट द प्रेसिडेंट इज एक्चुअली गिल्टी, तो ऐसी स्थिति में उनका रिमूवल हो जाएगा और ये 2/3 बहुमत से उस दूसरे हाउस के द्वारा ऐसा रिजोल्यूशन पास किया जाना होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, इम्पीचमेंट उनका हो जाएगा और फिर रिजल्ट ऑफ इम्पीचमेंट में जान ही रहे हैं, प्रेसिडेंट अपने पद से हट जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेदर एनी प्रेसिडेंट इम्पीच्ड टिल डेट, मतलब हमारे आज़ादी के बाद से आज तक के इतिहास में क्या हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट ऐसा था जो इम्पीच हुआ है, तो इसका आंसर है नहीं। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और एक और बात कि जैसे ही प्रेसिडेंट इम्पीच होगा अपने पद से, वैसे ही उस पोस्ट को कौन होल्ड कर लेगा, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 6 महीने में इलेक्शन करवाया जाएगा। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 62 सब क्लास 2 ना। ये बताया गया है कि अगर ऐसी किसी दशा में डेथ से या इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो ऐसी दशा में री इलेक्शन होगा विद इन 6 months। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग patience with me. Please like and subscribe my channel. That's why I can continue such a valuable notes so that you can prepare yourself for the judicial as well as any of the exam, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीपीएससी का। मेरे इस चैनल पर आपको सभी तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सब्जेक्ट के, जो भी लोग लॉ से लॉ ऑप्शनल मेंस में रखते हैं उन सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।